मेरी बड़ी बहन हेमा की शक्ल सूरत मुझसे मिलती थी, पर बचपन से ही एक पैर दूसरे पैर के मुकाबले 2 इंच छोटा होने के कारण स्पेशल जूते या चप्पल पहनने के बाद ही यह ऐब छिप पाता था। लेकिन चाल में हल्की लंगड़ाहट नहीं छिप पाती थी। हेमा पढ़ने में बहुत तेज थी। बीए व बीएड करने के बाद उसकी केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग की जॉब लग गई थी। लेकिन शादी के लिए बहुत प्रयत्न करने के बाद मेरे माता पिता निराश होकर बैठ गए थे। फिर जब मैंने पढ़ाई के बाद एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करना शुरू किया तो जो रिश्ता आता उन लोगों का पिताजी से यही जवाब होता, देखिए आपकी बड़ी बेटी यो तो छोटी सी बहुत सुंदर है, पर उसके पैर के दोष के कारण हम अपने लड़के से उसकी शादी कराने में असमर्थ हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो हम आपकी छोटी बेटी को बहू बनाने को तैयार हैं। इसका असर ये हुआ कि हेमा ने अपने दिल से शादी का ख्याल निकाल दिया और माता पिताजी से स्पष्ट कह दिया, आप लोग मेरी शादी के लिए परेशान ना हो और कल्पना की शादी कर दीजिए। फिर पिताजी भी चाहते थे कि रिटायरमेंट से पहले कम से कम एक लड़की की शादी तो कर ही दे। रिश्ते बहुत से आए, पर अब हेमा ने लड़के वालों के सामने आने से ही मना कर दिया। और जब नितिन का रिश्ता आया तो उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, कल्पना, मेरे कारण तू अपनी उम्र के सुंदर वर्ष क्यों खराब किए जा रही है। देख, तुझे मेरी कसम, जो तूने मेरे कारण इस रिश्ते से इनकार किया तो और मेरी शादी नितिन से हो गई। नितिन दिल का बहुत अच्छा था, बस वह योग्यता में मुझसे थोड़ा कम था। इस बात की हल्की टीस मेरे मन में थी। जब उसे मैंने हेमा के बारे में बताया तो वह उसके प्रति आदर व सम्मान के भावों से भर गया। नितिन यूनिवर्सिटी में एक प्रवक्ता के तौर पर कार्यरत हैं। मेरे हनीमून के तुरंत बाद ही मेरे देवर की शादी थी। मेरी देवरानी आने वाली थी, सो मैं बहुत खुश थी। रात को ही सारी तैयारी करके कल सुबह हमें घर के लिए निकलना था। मैंने घड़ी देखी, 6 बजने वाली थी। फटाफट फ्रेश होकर नहाई धोई और तैयार होकर नितिन को जगाया। बस बाल काढ़ने रह गए थे। मुझे पता था कि जब तक वो बाथरूम से निकलेगा मेरे बाल भी कढ़ जाएंगे। अटैची और बैग तो मैंने कल रात को ही तैयार कर लिया था। सोते हुए नितिन को मैंने हिलाकर जगाया तो वो कुनमुना कर उठ बैठा। रोज के मुकाबले आज नितिन बाथरूम से थोड़ा जल्दी निकल आया और तुरंत कपड़े पहनकर तैयार हुआ। शाम को समय से लेट ट्रेन पहुंची थी। वहां से उतरकर हम टेम्पो करके घर पहुंचे। मेरे जेठ अमित और देवर दोनों हमें देखते ही प्रसन्न होते हुए घर से बाहर निकल आए। जेठ पर नज़र पड़ते ही मैंने दुपट्टा सिर पर डाला और उनके पैर छूने को झुकी तो पीछे हटते हुए उन्होंने हाथ बढ़ाकर मुझे रोकते हुए कहा, कल्पना, तुम तो मुझे नमस्ते या फिर हाय हेलो ही किया करो, क्योंकि हमारे यूपी में जेठ को छोटी बहू नहीं छू सकती और वैसे भी ये पैर वैर छूना मुझे ओल्ड फैशन लगता है। अब यह इंटरनेट का ज़माना है। हम सब मुस्कुरा उठे। मेरा देवर मेरे पैर छूते हुए हमारा स्वागत किया। नितिन से 5 साल बड़े जेठ अमित ने पिता के आड़े आ जाने के कारण अपनी प्रेमिका से शादी ना हो पाने की खुन्नस में आजीवन कुंवारा रहने का प्रण ले लिया था। देवर सुधीर कंप्यूटर एससी करने के बाद कानपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में डाटा ऑपरेटर था। सुधीर की शादी कन्नौज के इत्र व्यवसायी की लड़की संध्या से तय हो गई थी और लड़की वाले कानपुर आकर ही शादी कर रहे थे। सुधीर ने हमारा सामान ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया। यह ससुर को विरासत में मिला 5 कमरों और एक ड्राइंग रूम तथा बीच में आंगन व बरामदे वाला बड़ा सा पैतृक मकान था। मैंने बाहरी बैठक के कोने में पड़े एक बड़े से मोटे गद्दे और सुंदर कालीन से बिछे दीवान पर बैठे अपने ससुर के पास नितिन के साथ जाकर उनके पांव छुए और फिर सास से मिलने अंदर कमरे में पहुंची तो वे अपनी बड़ी बेटी के साथ नई बहू का संदूक तैयार करने में जुटी हुई थी। मैंने ननंद के पैर छुए और फिर सास के पास जैसे ही बैठी उन्होंने मेरा हाल चाल पूछने के बाद कहा, बड़ा अच्छा हुआ जो तू आ गई। मैं और मनीषा नई बहू की अटैची तैयार करने में जुटे थे। तेरे आ जाने से मेरा काम अब आसान हो जाएगा। सास ने बताना शुरू किया, कल्पना, मैंने सोने व आभूषण जितने तुझे चढ़ाए थे उतने ही सुधीर की बहू संध्या को भी चढ़ा रही हूँ।
उसकी मेकअप किट भी तुझे ही सजानी है। सास ये सब बातें कर ही रही होती है कि जेठ उसी कमरे में आकर माँ से बोले, क्या माँ, कल्पना को आते ही आपने काम पर लगा दिया। उसने चाय नहीं पी, हाथ मुंह तक नहीं धोया। कल्पना, पहले कुछ खा पी लो, फिर काम में जुटना। हमेशा याद रखो, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। इतना कहकर वे चले गए। दरवाजे पर से जेठ जी के हटते ही सास जी बोली, जा पहले कुछ खा ले, नितिन भी तेरा इंतजार कर रहा होगा। सास के कहने पर मैं वहां से उठकर आंगन पार करती हुई सामने बाहरी बैठक में आ गई। सुधीर भैया को छोड़कर सभी लोग यहीं बैठे थे। भाई साहब, सुधीर भैया नाश्ता नहीं कर रहे हैं, कहाँ हैं वे? अरे वह अपनी दुनिया में व्यस्त होगा। जब से शादी तय हुई है बस संध्या से चैट करने में ही लगा रहता है। तो इसमें क्या बुराई है? यही तो दिन होते हैं जब चैटिंग का अलग ही मजा होता है। मनीषा दीदी बोल पड़ी तो जेठ जी से बर्दाश्त ना हुआ। खींचते हुए वे बोले, ऐसा भी क्या मजा जो सारी बातें शादी होने से पहले ही कर डालो। तुम नहीं समझोगे भैया इन बातों को, क्योंकि तुम इस दौर से नहीं गुजर पाए। जेठ जी उदास होकर बाहर चले गए। अरे कल्पना, माँ को कांजीवरम की वो साड़ी तो ला कर दिखाओ जो हम संध्या को देने जा रहे हैं, और चांदी की करधनी भी लेती आना, नितिन ने कहा। तो मैं उठकर ऊपर चली गई जहाँ हमारा सामान रखवा दिया गया था। ऊपर पहुंचकर मैं जेठ के कमरे के सामने से गुजरती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ ही रही थी कि मेरे पैरों से चलने के कारण बजने वाली पायल की आवाज़ सुनकर जेठ जी ने कमरे के भीतर से पुकारा, अरे कल्पना, इधर आओ प्लीज। मैं जेठ जी के कमरे में गई तो वह बेड से बाहर खड़े हो गए और मुझे बैठने का इशारा किया। कल्पना, तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। मैं कुछ विस्मित सी थी कि भाई साहब आखिर किस विषय पर बात करना चाहते हैं। कल्पना, मैं तुम्हारी बहन हेमा को पसंद करता हूँ। मैंने बहुत पहले कुछ कारणों के कारण अविवाहित रहने का फैसला लिया था, लेकिन हेमा से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा वो निर्णय गलत था। मैंने भाई साहब को हेमा की कमी के बारे में बताया। भाई साहब को हेमा की कमी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब मैंने अपने मायके में यह बात बताई तो सभी बहुत खुश हुए। हेमा के पैर तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। सुधीर भैया और भाई साहब की शादी एक ही मंडप में हो गई। खूब आनंद आया। मेरी और नितिन की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी। 1 महीने बाद हम दोनों वापस दिल्ली आ गए। कुछ महीनों बाद पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। गांव से मेरी सास आई थी। बच्चे की डिलीवरी के बाद वह वापस लौट गई। घर के सभी कामों के लिए नौकर थे। मेरा अधिकतर समय ऑफिस में ही गुजरता, क्योंकि जितनी बड़ी पोस्ट उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदारियाँ। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। शहरों में अक्सर सहेलियों और दोस्तों के साथ दिल की बातें शेयर होती हैं। मेरी भी 2 पक्की सहेलियाँ थीं, नैना और संजना। अक्सर हम लोग साथ साथ कॉफ़ी पीते। पिछले 1 हफ्ते से बहुत थक गई हूँ। मैंने कॉफ़ी का आर्डर देते हुए संजना से कहा, इतना काम, कभी कभी दिल करता है कि नौकरी छोड़कर घर बैठ जाऊँ। हाँ यार, मेरे घर वाले भी शादी करने के लिए जोर डाल रहे हैं, संजना बोली, लेकिन नौकरी की व्यस्तता में कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। नैना का ठीक है, शादी का झंझट ही नहीं पाला। साथ रहो, साथ रहने का मजा लो और शादी के बाद के झंझट से मुक्त रहो। मुझे तो लिव इन रिलेशन शादी से अधिक भाया है, नैना ने कहा। शादी करो, बच्चे पैदा करो, बच्चे पालो और नौकरी को हाशिए पर रख दो। अरे इतनी मेहनत करके इंजीनियरिंग की है, क्या सिर्फ घर चलाने और बच्चे पालने के लिए? कैसा चल रहा है तेरा पवन के साथ? संजना ने पूछा। बहुत बढ़िया, ज़रूरत पर एक दूसरे का साथ भी है, लेकिन बंधन कोई नहीं। मैं तो कहती हूँ तू भी एक अच्छा सा पार्टनर ढूंढ ले, नैना बोली। कौन कहता है कि शादी बंधन है? मैंने कॉफ़ी के कप में चम्मच चलाते हुए कहा। बस कामयाब औरत को समय के अनुसार सही साथी तलाश करने की ज़रूरत है। हाँ, जैसे तूने तलाश किया, नैना खिलखिलाते हुए बोली। IIT इंजीनियर और IIM राजस्थान से MBA होकर एक लेक्चरर से शादी कर ली। इतनी कामयाब बीबी को वो कितने दिन पचा पाएगा? जवाब में कल्पना मुस्कुराने लगी। क्यों नहीं पचा पाएगा? जब एक पत्नी अपने से कामयाब पति को पचा सकती है तो एक पति
अपने से अधिक कामयाब पत्नी को क्यों नहीं पचा सकता है? आज के समय की यही ज़रूरत है, कहकर कॉफ़ी का प्याला मेज पर रख कर मैं उठ खड़ी हुई। साथ ही संजना और नैना भी खिलखिलाते हुए उठी और अपनी अपनी राह चल पड़ी। हम तीनों सहेलियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बड़े बड़े ओहदों पर थी। फुर्सत के समय हम तीनों एक दूसरे से मिलती रहती थी। संजना अभी तक अविवाहित थी। नैना एक युवक पवन के साथ लिव इन रिलेशन व्यतीत कर रही थी। संजना जब घर पहुंची तो 9 बज रहे थे। माँ खाने की मेज पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसे आया देखकर माँ बोली, बेटी आज बहुत देर कर दी, आजा जल्दी से खाना खा ले। 9 बजना बड़े शहरों में कोई बहुत अधिक समय नहीं था, पर किसी ने भी उसका खाने के लिए इंतजार करना ठीक नहीं समझा। भाई अगर देर से आए तो उनके लिए सारा परिवार ठहरता है। आखिर वो अपनी सारी तनख्वाह इसी घर में तो खर्च करती है। माँ की तरफ बिना देखे संजना अंदर चली गई। बाथरूम से फ्रेश होकर निकली तो माँ प्लेट में खाना डाल रही थी। उसने किसी तरह थोड़ा सा खाना खाया। इस दौरान माँ की बातों का वो हाँ ना में जवाब देती रही और फिर अपने कमरे में बत्ती बुझाकर लेट गई। दिन भर के काम से शरीर क्लांत था, लेकिन हृदय के अंदर समुद्री तूफान था। लंबे चौड़े पलंग ने जैसे उसका अस्तित्व शून्य बना दिया था। रिश्ते तो कई आते हैं पर तय हो ही नहीं पाते, क्योंकि या तो उसे अपनी वर्तमान नौकरी छोड़नी पड़ती या फिर लड़के का रुतबा उसके बराबर का नहीं होता, और दोनों ही स्थितियां संजना को स्वीकार नहीं थी। इसी कारण शादी टलती जा रही थी। वो हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहती थी। उसके संस्कार उसे नैना जैसा जीवन जीने की प्रेरणा नहीं देते थे और उसका रुतबा व स्वाभिमान उसे अपने से कम योग्य लड़के से शादी करने से रोकते थे। इधर नैना अपने फ्लैट पर पहुंची तो फ्लैट में अंधेरा था। पर्स से चाबी निकालकर दरवाजा खोला और अंदर आ गई। पवन कहाँ होगा, यह सोचकर उसने पवन के मोबाइल पर फ़ोन लगाया और बोली, पवन कहाँ हो तुम? नैना, मैं आज कुछ दोस्तों के साथ एक फार्म हाउस पर हूँ। सॉरी डार्लिंग, मैं आज रात वापस नहीं आ पाऊंगा। कल रविवार है, कल मिलते हैं, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। पवन साथ हो या ना हो, एक असुरक्षा का भाव जाने क्यों हमेशा उसके जहन में तैरता रहता है। यूँ तो उनका लिव इन रिलेशन अच्छा चल रहा था, फिर भी वह अपने आप को कुछ लूटा हुआ, ठगा हुआ सा महसूस करती थी। विवाह की अहमियत दिल में सिर उठा ही लेती। वैवाहिक संबंधों पर पारिवारिक, सामाजिक व बच्चों का दबाव होता है, इसलिए निभाने ही पड़ते हैं। लेकिन उनके संबंधों की बुनियाद खोखली है, कभी भी टूट सकते हैं। उसके बाद यह सोचने से भी नैना घबराती थी। नैना ने 2 टोस्ट पर मक्खन लगाया, थोड़ा दूध पिया और कपड़े बदलकर बिस्तर पर निढाल सी पड़ गई। पवन लिव इन रिलेशन के लिए तो तैयार है, पर विवाह के लिए नहीं। कहता है कि अभी उसने विवाह के बारे में सोचा नहीं है। सच तो यह है कि पवन यदि विवाह के लिए कहे भी तो शायद वो तैयार ना हो पाए। विवाह के बाद की जिम्मेदारियां, बच्चे, घर गृहस्थी वो कैसे निभा पाएगी? लेकिन जब अपने दिल से पूछती है तो एहसास होता है कि विवाह की अहमियत वो समझती है। अस्थायी संबंध, भावनात्मक और शारीरिक सुरक्षा विवाह से ही मिलती है। लाख उसके पवन के साथ मधुर संबंध हैं, लेकिन उसे वो अधिकार तो नहीं जो एक पत्नी का अपने पति पर होता है। ये सब कुछ सोचते सोचते नैना गुदगुदे तकिए में मुंह गड़ाकर सोने का असफल प्रयास करने लगी। मैं घर पहुंची तो नितिन बेटे को कंधे से चिपकाए लॉन में टहल रहे थे। उसे अंदर आते देखकर उसकी तरफ चला आया और बोला, बहुत देर हो गई। हाँ, नैना और संजना के साथ कॉफ़ी पीने रुक गई थी तो एक फ़ोन तो कर देती, नितिन नाराज़गी से बोला। दोनों अंदर आ गए। नितिन बेटे को बिस्तर पर लिटाकर थपकियाँ देने लगा। वह बाथरूम में चली गई। नहा धोकर निकली तो मेज पर खाना लगा हुआ था। चलो खाना खा लो, मैं बोली तो नितिन मेज पर आकर बैठ गया। डोंगे का ढक्कन हटाती हुई मैं बोली, कुछ भी कहो, खाना महाराजिन बहुत अच्छा बनाती हैं। नितिन चुपचाप खाना खाता रहा। मैं उसकी नाराज़गी समझ रही थी। आज शनिवार की शाम नितिन का आउटिंग का प्रोग्राम रहा होगा जो उसकी वजह से ख़राब हो गया। एक बार मन किया कि मान मनुहार करे, लेकिन वो इतनी थकी हुई थी
कि नितिन से उलझने का उसका मन नहीं हुआ। खाना खत्म करके उसने बचा हुआ खाना फ्रिज में रखकर और बिस्तर पर आकर लेट गई। नितिन सो गया था। आंखों की कोहनी से ढके कल्पना का मन कर रहा था कि वो नितिन को मना ले, लेकिन पता नहीं कौन सी दीवार थी जो उसे उसके साथ सहज होने से रोकती थी। वो यादों के गलियारे में घूमने लगी। आज से 3 साल पहले जब उसके लिए रिश्ते आ रहे थे तो उस समय उसकी बुआ ने अपने रिश्ते के एक लेक्चरर लड़के का रिश्ता उसके लिए सुझाया था। घर में सभी खिलखिलाकर हंस पड़े थे। कहाँ कल्पना बहुराष्ट्रीय कंपनी में प्रबंधक और कहाँ लेक्चरर। फिर कल्पना ने सोचा, एक तो इस लड़के की नौकरी स्थानीय थी और दूसरे आने वाले समय में बच्चे होंगे तो उनकी देखभाल करने का उसके पास पर्याप्त समय होगा, तो वह अपनी नौकरी पर पूरा ध्यान दे सकती है। यही सोचकर उसका निर्णय पुख्ता हो गया। उसके इस क्रांतिकारी निर्णय में पिता ने उसका पूरा साथ दिया। उनकी नज़र में आज के समय में पति या पत्नी में से किसी का भी कम या ज़्यादा योग्य होना कोई मायने नहीं रखता, और इस तरह से नितिन से उसका विवाह हो गया। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्तों में खिंचाव आने लगा। उसकी तनख्वाह, ओहदा, उसका दायरा, उसकी व्यस्तताएं, सभी कुछ नितिन के मुकाबले ऊंचा व अलग था, और यह बात कल्पना के हाव भाव से जाहिर हो जाती थी। नितिन उसके सामने खुद को बौना महसूस करता था। कल्पना सोच रही थी कि काश उसने विवाह करने में जल्दबाजी ना की होती तो आज उसकी ये स्थिति नहीं होती। उससे तो अच्छा संजना और नैना का जीवन है, जो खुश तो हैं। नितिन उसकी परेशानियां समझ ही नहीं पाता। वो चाहता है कि पत्नी की तरह मैं उसके अहम को संतुष्ट करूं। यही सोचते सोचते कल्पना सो गई। दूसरे दिन रविवार था। वो देर से सोकर उठी। जब वो उठी तो महाराजिन, धोबिन, मेहरी सब काम करके जा चुके थे और आया मोनू की मालिश कर रही थी। वह बाहर निकली, किचन में जाकर चाय बनाई, एक कप नितिन को दी और खुद भी बैठकर चाय पीते हुए अखबार पढ़ने लगी। तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन उठाया। नैना थी। हेलो नैना। कल्पना चाय पीते हुए नैना से बात करने लगी। कल्पना, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ सकती हो? नैना की आवाज़ उदासी में डूबी हुई थी। क्यों, क्या हो गया नैना? मैं चिंतित स्वर में बोली। बस घर पर अकेली हूँ, रात भर नींद नहीं आई, बेचैनी सी हो रही है। मैं अभी आती हूँ, कहकर कल्पना उठ खड़ी हुई। नितिन सब कुछ सुन रहा था। उसका तना हुआ चेहरा और भी तन गया। वो तैयार हुई और नितिन से अभी आती हूँ कहकर बाहर निकल गई। नैना के फ्लैट में कल्पना पहुँची तो वे उसका ही इंतजार कर रही थी। बाहर से ही अस्त व्यस्त घर के दर्शन हो गए। वो अंदर बेडरूम में गई तो देखा नैना सिर पर कपड़ा बांधे बिस्तर पर लेटी हुई थी। कमरे में कुर्सियों पर हफ्ते भर के उतारे हुए मैले कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। कहने को पवन और नैना दोनों ऊंचे ओहदों पर कार्यरत थे, पर उनके घर को देखकर जरा भी नहीं लगता था कि ये दो समान विचारों वाले इंसानों का घर है। क्या हुआ नैना? कल्पना उसके सिर पर हाथ रखती हुई बोली। पवन कहाँ है? वे अपने दोस्तों के साथ शहर से दूर किसी फार्म हाउस पर गया हुआ है और मेरी तबीयत रात से ही खराब है। दिल बार बार बेचैन हो उठता है, सिर में तेज दर्द है। इतना बताते हुए नैना की आवाज़ भर्रा गई। कल्पना के दिल में कुछ दरक सा गया। यहाँ नैना इसलिए दुखी है कि पवन कल से लौटा नहीं और उसके पास नितिन के लिए समय ही नहीं है। तो इसमें घबराने की क्या बात है? रात तक पवन लौट आएगा। कल्पना बोली। चल तुझे डॉक्टर को दिखा लाती हूँ, उसके बाद मेरे घर चलना। बात रात तक आने की नहीं है कल्पना, नैना बोली। पवन का व्यवहार कुछ बदल रहा है। वो अक्सर ही मुझे बिना बताए अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। कौन जाने उन दोस्तों में कोई लड़की भी हो। बताते बताते नैना की रुलाई फूट पड़ी। लेकिन तूने कभी कहा नहीं। क्या कहती? नैना थोड़ी देर चुप रही। वो मेरा पति तो है नहीं जिस पर कोई दबाव डाला जाए। वो अपने फैसले के लिए आज़ाद है कल्पना। और उसकी बाह पकड़कर नैना बोली, तूने अपने जीवन में सबसे सही निर्णय लिया है। तेरे पास सब कुछ है, सुकून भरा घर, बेटा और तुझे मान सम्मान देने वाला पति। पर मेरे और पवन के रिश्तों का क्या है? कौन सा आधार है जो वो मुझसे बंधा रहे? आखिर इन रिश्तों का और इस जीवन का क्या भविष्य है?
एक उम्र निकल जाएगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? जीवन सिर्फ जवानी की सीधी सड़क ही नहीं है। इस सीधी सपाट सड़क के बाद एक सकरी गली भी आती है, अधेड़ावस्था की। और जब ये गली मुड़ती है ना, तो एक भयानक खाई आती है, बुढ़ापे की। और जीवन का वही सबसे भयानक मोड़ है। तब मैं क्या करूँगी? कहकर नैना रोने लगी। नितिन, तुझसे कुछ कम योग्य ही सही, लेकिन तेरे जीवन की निश्चिंतता उसी की वजह से है। उसे खोने का तुझे डर नहीं, घर की तुझे चिंता नहीं, बेटे के लालन पालन में तुझे कोई परेशानी नहीं। रोते रोते नैना बोली, मेरे पास क्या है? पवन का मन होगा तब तक वो मेरे साथ रहेगा, फिर उसके बाद? कल्पना हतप्रभ सी नैना को देखती रह गई। उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर असुरक्षा के भाव थे, भविष्य की चिंता थी। लेकिन क्यों? नैना खुद इतने ऊंचे पद पर कार्यरत थी। इस आजाद ख्याल जीवन की हिमायती नैना के मन में भी पवन के खो जाने का डर है, जीवन में अकेले रह जाने का डर है। पवन के बाद दूसरा साथी बनाएगी, फिर तीसरा, फिर चौथा, और उसके बाद जैसे एक विराट प्रश्न चिन्ह कल्पना के सामने आकर टंग गया। वो तो अपनी नौकरी के अलावा कभी किसी के बारे में सोचती ही नहीं। बस नितिन का अपने से कम योग्य होना ही उसे खलता रहता है, और इस बात से वो दुखी होती रहती है। पवन कहीं नहीं जाएगा नैना, आ जाएगा रात तक, तुम्हारा भ्रम है ये। वो नैना को दिलासा देती हुई बोली, और दिन भर के लिए उसके पास रुक गई। शाम को जब वो घर पहुंची तो घर पर संजना को अपना इंतजार करते पाया। अरे संजना, तुम इस समय यहाँ कैसे आ गई? तुझसे बात करने का मन हो रहा था, सो आ गई। नितिन जी ने बताया कि तू नैना के घर गई है, क्या हुआ है उसे? कुछ नहीं, वह अपने और पवन के रिश्तों को लेकर कुछ अपसेट सी थी। कल्पना सोफे पर बैठती हुई बोली, नैना को पवन पर भरोसा ही नहीं रहा। उसे लग रहा है कि उसकी जिंदगी में कोई और है, तभी वो उससे दूर जा रहा है। और तू सुना, कैसी है? संजना बोली, बस ऐसे ही, कल से बहुत परेशान सी थी। घर में रिश्ते की बात चल रही है, एक अच्छा रिश्ता आया है, सब बातें तो ठीक हैं, पर लड़का मुंबई में कार्यरत है, मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इसी बात पर घर में हंगामा मचा हुआ था। पापा चाहते थे कि मुझे चाहे नौकरी छोड़नी पड़े, पर मैं उस रिश्ते के लिए हाँ कर दूँ। इसी विवाद से परेशान होकर मैं थोड़ी देर के लिए तेरे पास आ गई। तो क्या सोचा है तूने? सोचा तो था कि मना कर दूंगी, लेकिन नैना के बारे में जानने के बाद अब सोचती हूँ कि हाँ कर दूं। आज की पीढ़ी अपनी महत्वाकांक्षाओं के जाल में उलझी हुई विवाह और विवाह के बाद की जिम्मेदारियों से दूर भाग रही है। लेकिन जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, पीछे मुड़कर देखने का मन करता है। अगर 10 साल बाद कोई समझौता करना है तो आज क्यों नहीं? पल भर के लिए दोनों सहेलियां चुप हो गई। तूने सही और समय से निर्णय लिया कल्पना। सभी को कुछ न कुछ समझौता तो करना ही पड़ता है। मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ रही है और नैना को भविष्य की चिंता है, लेकिन तेरे पास सब कुछ है। नितिन, तुझसे कुछ कम योग्य ही सही, लेकिन अयोग्य तो नहीं है। पहले लड़कियां इतनी योग्य भी नहीं होती थी तो उन्हें अपने से अधिक योग्य लड़के मिल जाते थे, लेकिन अब जमाना बदल रहा है। लड़कियां इतनी तरक्की कर रही हैं कि यदि अपने से अधिक योग्य लड़के के इंतजार में बैठी रहेंगी तो या तो नौकरी ही कर पाएंगी या शादी ही। समय के साथ यह बदलाव आना ही चाहिए। आखिर पहले पत्नी घर देखती थी, लेकिन आज ऊंचे ओहदों पर कार्य कर रही है, तो पति के पास घर की देखभाल करने का समय हो तो इसमें कुछ गलत है क्या? यह कहकर संजना उठ खड़ी हुई। कल्पना जब संजना को बाहर तक छोड़कर अंदर आई तो ध्यान आया कि नितिन को बाजार गए हुए काफ़ी देर हो गई और अभी तक वो आए नहीं। आज नितिन के लिए कल्पना के मन में अंदर से चिंता हो रही थी। तभी कॉल बेल बज उठी। सामान से लदा फंदा नितिन दरवाजे पर खड़ा था। अरे, आप इतना सारा सामान ले आए? कल्पना सामान के कुछ पैकेट उसके हाथ से पकड़ते हुए बोली, बहुत देर हो गई, मैं इंतजार कर रही थी। कल्पना के स्वर की कोमलता से नितिन चौंक गया। बिना कुछ बोले वो अपने हाथ का सामान किचन में रखकर बेडरूम में चला गया। कल्पना भी उसके पीछे पीछे आ गई। नितिन, पीछे से उसके गले में बाहें डालती हुई कल्पना बोली, चलो आज का डिनर बाहर करेंगे, फिर कोई फिल्म देखेंगे। आया को रोक लेते हैं, वो मुन्ने को देख लेगी।
उसके इस प्रस्ताव पर वह हरकत से नितिन हैरत से पलटकर उसकी ओर देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? कल्पना इठलाती हुई बोली। हर समय गुस्से में रहते हो, ये नहीं कि कभी बीवी को कहीं घुमा लाओ, फिल्म दिखा लाओ। आम घरेलू औरतों की तरह कल्पना बोली तो उसकी इस हरकत पर नितिन खिलखिलाकर हंस पड़ा। कल्पना उसके गले में बाहें डालकर उससे लिपट गई। मुझे माफ़ कर दो नितिन। कल्पना, इसमें माफ़ी की क्या बात है? मेरे लिए तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी काम में व्यस्तता, तुम्हारा रुतबा सभी कुछ गर्व का विषय है। लेकिन जब तुम मुझे ही अपनी ज़िंदगी से दरकिनार कर देती हो तो दुख होता है। अब ऐसा नहीं होगा। मेरे लिए आपसे अधिक महत्वपूर्ण जीवन में दूसरा कुछ भी नहीं है। आप में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं। हमारा कुछ भी, चाहे वो नौकरी हो या समाज, ज़िंदगी भर नहीं रहेगा, लेकिन हम दोनों मरते दम तक साथ रहेंगे। अभिमान की सारी दीवारें तोड़कर कल्पना नितिन से लिपट गई। नितिन ने भी एक पति के आत्मविश्वास से कल्पना को अपनी बाहों में समेट लिया। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।